सो नेक्स्ट मेरे पास चैप्टर इट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और हर एक कंट्री को डिजायर होती है बच्चे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की। हर एक कंट्री को डिजायर है बच्चे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, किस चीज की वैल्यू कुणाल सर? इक्विलिब्रियम आउटपुट की। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पाने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम आउटपुट चाहिए, और आउटपुट को पाने के लिए इनपुट चाहिए। और क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है दैट हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। मैं कितने रिसोर्स लगाऊं जिससे मेरे पास आउटपुट ना आए, इक्विलिब्रियम आउटपुट आए। और एक बार इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाए उसी की वैल्यू को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं। तो गेम शुरू हुई, कितने इनपुट, कितने इनपुट। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनपुट एक काम करो, मतलब रिसोर्सेज एक काम करो सारे लगा दो। जब सारे रिसोर्स लगा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब सारे रिसोर्स लगाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आज के टाइम पे जरूरी नहीं है कि सारे रिसोर्स लगाए जाए, क्या पता अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी काम हो जाए, फुल से कम, या फिर जितने हैं वो भी यूज हो जाए और भी चाहिए हो, ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो यहां से चैप्टर शुरू होता है जी कि आपको कितना इनपुट लगाना है, सारे लगाने हैं, कम लगाने हैं, या जितने हैं उसको भी ओवर यूटिलाइज करना है। बट याद रखना, चाहे कुछ भी करो कंट्री के अंदर हमें चाहिए इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसी को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बोला जाता है। तो मैं फुल लगाऊं, अंडर लगाऊं या ओवर लगाऊं, ये चैप्टर के लास्ट में करते हैं। बट पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है वो पूरे चैप्टर में समझना पड़ता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर 70 to 80% सिर्फ यही है कि समझना पहले, और 30% फिर एंड में आता है कि फुल पे लगा दिया, अंडर पे लगा दिया और ओवर पे लगा दिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम से। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? जब कभी भी एडी और एएस इक्वल होते हैं जी। आओ जरा स्टार्ट करें। सबसे पहले टॉपिक हमारा एडी के साथ, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड, सर बच्चों को ये बात तो पता है ना कि कंट्री की जो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट करने जा रहे हो वो टू सेक्टर में जा रहे हो। तो उसके अंदर गवर्नमेंट नहीं होती और कोई नेट एक्सपोर्ट्स भी नहीं है। बट हाँ, मुझसे कोई रैंडमली पूछ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स सर PFCE अभी करा सर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कुणाल सर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और अभी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड की है। एक्सपेंडिचर सर 4 तरीके के होते हैं, तो वही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हुए सर, PFCE, GFCE, GDCF, सारे इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सर ये रहा सर एग्रीगेट डिमांड। सर ये रहा सर मेरे पास एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बाद मैं दिखाता हूं आप लोगों को सी। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है सर? C+I। सर जी और नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे क्योंकि हम बोल भी रहे इन टू सेक्टर इकोनॉमी सिर्फ एडी होगा C+I। सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड को पढ़ने के लिए पहले सी पढ़ा दो और आई पढ़ा दो। जो सी पढ़ने बैठते हैं तो आप लोगों को पता है सी का मतलब होता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ये रहा जी, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। जब इंसान कुछ कमाता नहीं है तब भी उससे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, ये होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे इंसान कमाता है उससे खर्चे बढ़ते हैं, बट बढ़ते खर्चे कभी बढ़ती इनकम से ज्यादा नहीं होते। इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फीचर्स बोला जाते हैं। ये रहा जी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये रही मेरे पास जी इनकम। इनकम को अभी एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, वो बाद में बात कर लेंगे जी। और बाकी बात सी हो गया सर। हाँ जी, दो फीचर्स हैं सर, एक कंजम्पशन, दो फीचर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, ये बन गया कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट आई मैं हमेशा इस चैप्टर के अंदर ऑटोनॉमस लेता हूं। ऑटोनॉमस का मतलब है चाहे इनकम जितनी मर्जी हो, आई हमेशा सेम रहेगा। आई अगर मेरे पास सेम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस सी के अंदर जो ये सी था, इसके अंदर अगर मैं ये कांस्टेंट वैल्यू आई ऐड कर दूं, तो जब कभी भी किसी भी कर्व के अंदर कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है तो कर्व एकदम उसके पैरेलल आ जाता है। जैसे मैं सी के अंदर आई को ऐड किया तो कर्व एकदम उसके पैरेलल आ गया। ये रहा मेरे पास एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड ये था जी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C+I। मैंने सी भी दिखाया, मैंने आई दिखाया, सी और आई को ऐड किया, एडी निकाल दिया जी। नेक्स्ट मेरे पास आया था जी एएस। सर जो इनकम थी ना, इनकम वाई, सर उसी को एएस बोलते हैं। क्यों कुणाल सर? सर हमारी कंट्री में जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होती है, टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है उसको कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं। और जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। इसका मतलब वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एएस। सर y इज इक्वल्स टू एस, और एस होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स।
एडी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, तो एडी होता है सी प्लस आई, बट एएस होता है सी प्लस एस। तो सर आप एक काम करो, सी तो हमने पढ़ लिया, अब हमें एस बता दो। एस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एस बता रहा हूं जी, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स also increases, but increase in income is always more than increase in savings. यहां पे सर कंजम्पशन था, at zero level of income there is always some consumption. As income increases, consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. यहां सर सेविंग है, at zero level of income savings are negative, as income increases savings also increases, but increase in income is more than increase in saving. सर सेविंग्स हो गई, कंजम्पशन तो ऑलरेडी बढ़ा ही दिया था, और वाई को ही कुणाल सर एएस बोलते हैं, वाई को ही एएस बोलते हैं सर। सो एएस क्या होता है सर, एएस है सी प्लस एस। सो एएस को ही सर 45 डिग्री की लाइन बोलते हैं सर। सर जितनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है उसी को नेशनल इनकम बोला जाता है सर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सर, एट जीरो 100, सर ये 100 है कंजम्पशन, जितना बच गया वो सेविंग, तो एएस क्या हो गया सर, एएस हो गया सी प्लस एस, सी प्लस एस। सर इनकम और कंजम्पशन पढ़ा रहे थे, यहां पढ़ा रहा था, at zero level of income there is some consumption, as income increases consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. सर आप देख रहे हो यहां कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम है सर ये सारा पार्ट मेरे पास डिस सेविंग हो गया, नेगेटिव सेविंग, खर्चा ज्यादा है सर इनकम कम है। सर इस पॉइंट को कुणाल सर ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, इसका मतलब जितना इनकम है उतना ही खर्चा है। पर अगर इस पॉइंट की इस तरफ बात करेंगे तो इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, इसको सेविंग्स बोलते हैं। यहां सेविंग्स पॉजिटिव है, यहां सेविंग्स नेगेटिव है। तो कंजम्पशन दिख जाए मुझे अपनी आंखों से, इनकम दिख रही है आंखों से, तो जब इनकम और कंजम्पशन मुझे अपनी आंखों से दिख रही है तो सेविंग तो मैं अपने आप उसमें से एस्टिमेट कर लूंगा कुणाल सर। ये देखो सर, अब फुल फ्लेज अगर आप लोगों ने बोला था ये रहा मेरे पास एडी जो कि कुणाल सर सी प्लस आई को ऐड करके आया था, ये रहा मेरे पास सी, ये वाई, ये सी के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी आई, तो कर्व एकदम उसके पैरेलल बन गया एडी। देखो को सुना सर एडी कहां से शुरू हो रहा है देख लो, और वाई को ही बोलते हैं सर एएस, वाई को ही बोलते हैं एएस। तो एक काम करो कुणाल सर सीधा एडी एएस पे आ जाओ, ये रहा जो यहां से शुरू हो रहा था एडी, वाई को ही बोलते हैं एएस, ये रहा कुणाल सर मेरे पास एएस एडी। और अगर मैं यहां लिख दूं कि यही फुल है तो ये हो गया एडी एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस शेड्यूल के अंदर आपको सब कुछ गिवन है, इनकम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एडी, कंजम्पशन के बेसिस पे ही सेविंग्स आएंगी, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और जहां ब्रेक इवन पॉइंट आता है वहां पे सेविंग्स जीरो होती हैं। ये रहा आपके पास एएस, ये रहा आपके पास एडी, जहां एएस इज इक्वल्स टू एडी होगा वहीं पर ही एस इज इक्वल्स टू आई भी होगा, क्योंकि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई और एएस का मतलब होता है सी प्लस एस। अगर एडी इज इक्वल्स टू एएस हो गया तो सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू एस। इसका मतलब आप लोगों के पास कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने के लिए दो अप्रोचेस होती है, एक आपके पास होता है एडीएस अप्रोच और एक आपके पास होता है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। यहां पर अभी आपको सिर्फ एएस और एडी ही दिखा है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों के पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडीएस आ गया और पूरे चैप्टर के अंदर हमने निकालना ही एडी इज इक्वल टू एएस है, इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट होगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो जब कभी भी आपके पास एडीएस अप्रोच समझाने के लिए आएगी तो आपको ये दो पैराग्राफ लिखने हैं जी। पहले पैराग्राफ का नाम है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज मोर देन एएस एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन एएस। तो जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो आप खुद सोचो कि जो इन्वेंट्री पड़ी है वो इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी। तो whenever AD is more than AS, that means consumer are demanding more than what the producer are willing to supply. Just because of this, inventory level starts falling down. To bring back the inventory to desired level, producer need to produce more. और जितना वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक AD is equals to AS दोबारा ना आ जाए। What happens when AD is less than AS? एग्रीगेट डिमांड कुणाल सर कम है एग्रीगेट सप्लाई से। जब एग्रीगेट डिमांड ही कम है तो जो इन्वेंट्री लेवल है वो starts rising up. To bring back the inventory to the desired level, producer will cut down the production and producer will continue to cut down the production until
AD becomes equals to AS। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इस चैप्टर के अंदर ADAS अप्रोच ना आए, और जब कभी भी आपके पास ADAS अप्रोच आ गई तो ये दो पैराग्राफ याद रखना, ये डायग्राम याद रखना जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पर AD इज इक्वल्स टू AS आता है तो बच्चे वहीं पर आप लोगों के पास S इज इक्वल्स टू I भी आता है। ये रहा आप लोगों के पास एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग। सेविंग्स तो है और I आपको पता है मैंने इस चैप्टर में कांस्टेंट लिया है, तो ये वाला पॉइंट हो गया जहां पे S इज इक्वल्स टू I हो गया, और इसी को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बोलेंगे। और याद रखना जहां पर AD इज इक्वल्स टू AS आएगा वहीं पर आप लोगों का S इज इक्वल्स टू I भी आएगा। AD-AS अप्रोच में आपने पढ़ा था that what happens when AD is more than AS and what happens when AD is less than AS, ये आप लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही S is equals to I में भी आप लोग ये पढ़ोगे that what happens when S is more than I and what happens when S is less than I। एक बता देता हूं, if saving is more than investment, saving is a part of AS and investment is a part of AD, तो if saving is more than investment that means AS is more than AD। जब ये पता लग गया कि ये AS इज मोर देन AD है, यहां पे AS इज लेस देन AD है, तो जो तुमने वहां पे AD-AS में लिखा था इन्वेंट्री लेवल वाली बात सेम यहां लिखनी है, सेम अप्रोच है। AD-AS अप्रोच एंड S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। सर ये मेरे पास चैप्टर का मेन और लास्ट पार्ट आ जाता है सर आप लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड जिसको इन्फ्लेशनरी गैप। कुणाल सर ये देखो सर, ये रहा मेरे पास AS, Y बोल दो या AS बोल दो, ये रहा कुणाल सर मेरे पास AD, ये रहा मेरे पास सर AD, सर ये रहा इक्विलिब्रियम। बाई चांस सर किसी भी रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, देखो सर आपने यहां पे करा भी है, डेल्टा आई कर दिया। अच्छा वाला AD इज इक्वल्स टू AS आ रहा था E पर, आपने डेल्टा आई देखो CI डेल्टा आई, मतलब आपने जानबूझ के इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो ये AD उछल के ऊपर चला गया, तो जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहले AD इज इक्वल्स टू AS आ रहा था, वहीं पर अगर AD ज्यादा हो गया तो सर ये सर ये मेरे पास हो गया इन्फ्लेशनरी गैप, या फिर इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। सबसे सिंपल तरीका कहते हैं जी, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज एन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। वो भी कहां पर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सर। सो इसको कहते हैं कुणाल सर इन्फ्लेशनरी गैप, और कितना गैप है वो AD1 और AD का डिफरेंस बताता है कितना गैप है जी, इसको इन्फ्लेशनरी गैप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है कुणाल सर मेरे पास डिफ्लेशनरी गैप। सर अच्छा भला सर मेरे पास ये AS था, अच्छा भला कुणाल सर मेरे पास ये AD था, सब बढ़िया चल रहा था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम ये रहा। अब बाई चांस आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, आप डेल्टा आई माइनस में लिख दिया, इसका मतलब है कि आप लोगों ने जानबूझ के इन्वेस्टमेंट कम कर दी, और जब आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दी तो AD वहीं नीचे आ गया, जहां अच्छा वाला इक्विलिब्रियम मारा था उसी लेवल पर अब AD नीचे आ गया। इस गैप को कुणाल सर हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप इज नोन एज एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप इज नोन एज डेफिसिट डिमांड जी, डेफिसिट डिमांड। अब बात आ गई कुणाल सर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंट तरह की हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस ज्यादा आते हैं, बूम, रिसेशन, चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी जो जॉब थी अब आप लोग उसके आपके स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ी, आप अनएम्प्लॉयड हो गए। फ्रिक्शनल, बहुत टाइम से आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज और किसी चीज की वजह से। वॉलंटरी, अपनी मर्जी से आप एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग रेट पे काम नहीं करना चाहते, और इनवॉलंटरी की आप लोग काम तो करना चाहते हैं बट आप लोगों को काम मिलता नहीं है जी। अगर आप लोगों के पास कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड आया, जैसे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दोस्तों कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो लोग आते हैं, एक आती है गवर्नमेंट और एक आती है RBI। जब गवर्नमेंट आती है तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट करती है, और जब RBI कंट्री का आगे दोबारा जो अभी हम मनी एंड बैंकिंग के अंदर पढ़ रहे थे, जो RBI के फंक्शन से, ये आगे दोबारा RBI, और RBI लेके आया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। जो गवर्नमेंट के पास पॉलिसी है उसके अंदर दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से देखेगी या तो टैक्सेशन से। इसका मतलब जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इट इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी। अगर AD ज्यादा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर AD ज्यादा होगा गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये दो ही मेथड्स हैं कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के, सिर्फ ये दो मेथड कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए, एक आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक टैक्सेशन। अगर बात करते हैं हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, कुणाल सर आप कंजम्पशन फंक्शन समझा रहे थे, मैं समझा रहा था दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
सर कंजम्पशन करी किस में से जाती है? इनकम में से। कुणाल सर इनकम में से खर्च करने की पावर को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। अगर आप कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया उसको एपीसी बोला जाता है। और कुणाल सर कितना एक्स्ट्रा कमाया, कहां चला गया, कितना कमाया उसमें कितना सेव किया उसको एपीएस बोला जाता है। तो एपीएस क्या हो गया मेरे पास, दैट इज एस अपॉन वाई, और एपीसी क्या था मेरे पास, दैट इज सी अपॉन वाई। सर एपीसी कैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो ट्रू एंड फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में आती है। सर एपीसी कैन बी 1, हां भाई, डिवाइड करने में जब ऊपर नीचे सेम होंगे तो एपीसी 1 होगा। और ऊपर नीचे सेम मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी सर मेरे पास 1 होगा। सर एपीसी कैन बी लेस देन 1, हां हो सकता है। एपीसी 1 से कम होना मतलब कंजम्पशन, हां जी, कंजम्पशन कम होना और इनकम ज्यादा होना। और सर एपीसी इज मोर देन 1, हां होता है। क्या पता कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम कम हो, बिल्कुल हो सकता है। ये दिक्कत है इंसान की, जितना कमाता है खर्चा हमेशा उससे ज्यादा होता है। तो एपीसी 1 से ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इट कैन नेवर बी 0। अरे जीरो होने का मतलब सी 0 होना, सी तो कभी इनकम 0 होने पे सी 0 नहीं होता, सी तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, एपीसी 1 से ऊपर भी जा सकता है। एपीसी जहां 1 होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये सारी बातें एक दिन में पेपर से पहले कैसे कर लेते हैं भाई, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है जी आप लोगों के पास कि आप लोग ये चीज कर पाओ। इसलिए पहले से एक बार परफॉर्म करना होता है, देखना होता है जी। क्या हो बेटा, गर्मी लगी, फैन ऑफ करो। कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, आपको याद होगा मैंने बात करी थी कि एडीएस कैसे आता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आता है जब इक्वल हो जाते हैं, रिसोर्स लगाने की बात करते हैं। Keynes put forward a psychological law of consumption according to which as income increases consumption increases but not by as much as the increase in income। कह रहे साइकोलॉजिकल लॉ है, सबके साथ ऐसा होगा। आप पूरी दुनिया के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हो ना, सबके साथ ऐसा होगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, बट एक टाइम आएगा इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि कोई चीज एक जगह परफेक्ट है और एक जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोल रहा था जब आप लोग क्लास 11th में थे कि आप सेविंग्स करो, आप इंडिविजुअल के बारे में बात चल रही थी तो मैं बोल रहा था सेविंग करो, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोलता हूं कि जितना सेव करोगे उतना इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, सेविंग करना पाप है। तो कोई एक सेविंग पैराडॉक्स, कोई एक चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में सही थी बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में गलत है, उसको हम लोग पैराडॉक्स थ्योरी बोलते हैं जी। एपीएस का मतलब होता है एस अपॉन वाई। एपीएस सर कैन नेगेटिव, हाँ भाई, जब एस अपॉन वाई कर रहे हो, जब ऊपर वाली चीज नेगेटिव होगी तो एपीएस नेगेटिव आ जाएगा। और मुझे तो पता ही है दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। एपीएस कैन 0, सर जितना कमाया सारा खर्च कर दिया तो सेविंग क्या हुई, 0। और जब ऊपर वाला सेविंग ही 0 हुई तो आंसर एपीएस कभी तो 0 हो गया, जबकि एपीसी कभी 0 नहीं होता, एपीसी कभी नेगेटिव नहीं होता, एपीएस नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। अरे भाई ये मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, आपको कम से कम एक बार पढ़ने के बाद भी सोचना पड़ेगा कि क्या है ये, इसलिए टाइम देकर ये चीजें करनी होती है। एपीएस कैन बी पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है जब सेविंग पॉजिटिव हो जाएंगी मेरे पास। व्हाट इज एमपीएस, कितना एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया। तो एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यू आई करती है 0 से लेकर 1 के बीच में जी, 0 to 1। ना एमपीसी 1 से ऊपर हो सकता है ना 0 से नीचे हो सकता है, मतलब मार्जिनल वाली चीजें ना तो कभी नेगेटिव होती हैं ना कभी 1 से ऊपर जाती हैं। सेम मैटर करता है एमपीएस के साथ जी। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। एक पुअर इंसान होगा उसका एमपीसी ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा माइंड के साथ खेलने वाला क्वेश्चन होता है। हर इंसान सोचता है एमपीसी का मतलब खर्चा, और पुअर का खर्चा ज्यादा कैसे हो सकता है। भाई वो खर्चा नहीं कह रहा, वो एक्स्ट्रा इनकम में से एक्स्ट्रा खर्चा कह रहा है। अगर बाई चांस कभी किसी पुअर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए तो उसके ऑलरेडी इतने पेंडिंग कंजम्पशन खर्चे पड़े होते हैं तो सारे खर्चे कर देता है। अगर किसी रिच ने एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए तो वो सेव कर लेता है, उसके कंजम्पशन खर्चे वो पूरे हो रहे होते हैं। तो इसलिए एमपीसी पुअर का ज्यादा होता है और एमपीसी रिच का कम होता है। एमपीसी फॉल विद अ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जितना इनकम आपकी बढ़ेगी, जितने आप रिच होते जाओगे उतना आप एक्स्ट्रा खर्चा कम करते जाओगे जी। जितने आप पुअर हो, आपके ऑलरेडी बहुत सारी पेंडिंग्स पड़े हैं खर्चे, तो जितनी इनकम कम होती है उतने खर्चे ज्यादा होते हैं। जितनी इनकम बढ़ती है खर्चे कम होते रहते हैं भाई, क्योंकि वो बड़ी स्टेज है जी। एंड इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। एमपीएस सर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और सर सम यही सेम सर, ये भी सर 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, 1 से ऊपर नहीं जाता ना कभी नेगेटिव होता है।
सर जैसे आपने बताया दैट एडी इज इक्वल्स टू एएस, एडी को कुणाल सर सी प्लस आई बोलते हैं, सी को कुणाल सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और आपने बताया दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन। कुणाल सर जो जीरो लेवल पे इनकम होती है ना, जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होती है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को इंडिकेट करते हैं सी बार से। और आगे क्या बोल रहे थे, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, मतलब इनकम में भी चेंज आ रहा है और कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं कुणाल सर एमपीसी। और कंजम्पशन में चेंज आ क्यों रहा है, क्योंकि इनकम में चेंज आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय वाई। कुणाल सर इसको कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। अब इस कंजम्पशन फंक्शन को आप डिनोट जैसे मर्जी कर लो, आपने सी बार को यहां ए बोल दिया, एमपीसी को यहां बी बोल दिया, वाई को वाई रखा, तो ये जो ए है ये सी बार है, मतलब ये वो खर्चा है जो तब हुआ था जब इनकम नहीं थी। बी एमपीसी है, मतलब ये वो खर्चे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी मेरे खर्चे भी बढ़ रहे थे, ये वो खर्चे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। जैसे आप कंजम्पशन का फंक्शन बता रहे थे, सेविंग का फंक्शन भी तो है कुणाल सर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, और जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो सेविंग होती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग हमेशा माइनस होगी, तो उसको बोलेंगे एस इज इक्वल टू एस बार, या फिर बोलेंगे माइनस सी बार। एक ही बात है। अगर सी बार 20 है तो एस बार माइनस 20, सी बार 50 है तो एस बार माइनस 50, तो एस बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। जैसे मैंने अभी कंजम्पशन का फंक्शन निकाला था, ऐसे मेरे पास सेविंग का भी फंक्शन है जी। एमपीसी इज अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन। अब ये बात कैसे समझाओगे इनको, ये है सर कंजम्पशन, ये आपने कंजम्पशन बनाया था एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, है ना। मैं इनकम हटा देता हूं, ये है सर कंजम्पशन। कह रहे कंजम्पशन का स्लोप, मैंने एक सेकंड, स्लोप निकालने के लिए कोई 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में 2 चीजों में स्लोप निकलता है। अब आप स्लोप निकालोगे तो जैसे ये मेरे पास 10 20 हो गया, ये मेरे पास 3 और 6 हो गया, 1 3 6 हो गया। अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप निकालने के लिए चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस आता है। वाई एक्सिस में क्या है, कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्सिस में क्या, आउटपुट इनकम। और डेल्टा सी डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं, एमपीसी स्लोप होता है कंजम्पशन फंक्शन का, कंजम्पशन कर्व का, एमपीसी, जबकि एमपीएस स्लोप होता है जी सेविंग का, जी सेविंग का। ये रहा मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट जो बता रहा था, और इस ब्रेक इवन पॉइंट पे कुणाल सर इनकम कितनी होती है, इस ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरे पास इनकम 0 होती है जी, सेविंग 0 होती है। दोबारा लास्ट टाइम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, एट दिस लेवल सेविंग्स आर नेगेटिव। As income increases, consumption also increases. As income increases, savings also increases. But increase in income is more than increase in saving. जहां पे एपीसी 1 होता है वहां पर सर सेविंग 0 होती है, मतलब यहां पर मेरे पास एपीएस 0 होता है। तो जिस पॉइंट पर एपीसी 1 है उस पॉइंट पर एपीएस 0 है। यहां पर इस पॉइंट के इस तरफ मेरे पास एपीसी होता क्या है कुणाल सर, सी अपॉन वाई। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब कि एपीसी 1 से ज्यादा है यहां पर, और यहां पर एपीसी 1 से कम आएगा। ये सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ एक बार जब तक सोचते हैं, मैं अभी 2-3 बार यहीं पे बता चुका हूं जी आप लोगों को। सर आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस ली थी, मैंने बोला हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा सर, मैं नहीं आ रहा कोई चेंज। अगर चेंज आएगा तो क्या होगा सर, अगर कंट्री की इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा ना तो कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी चेंज हो जाएगी। सर इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ती है। दैट मींस देयर इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। There is change in equilibrium level of national income due to change in investment, उसको कुणाल सर के बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर ये रहा सर मेरे पास एएस, ये रहा सर मेरे पास एडी, सब बढ़िया चल रहा था, ये रहा इक्विलिब्रियम, सब बढ़िया था। बट आप दोबारा बोल रहे हो कंट्री का इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ी सर सी प्लस आई था ना, डेल्टा आई भी कर दिया। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ी कर्व एकदम उसके पैरेलल आ गया। अब यहां जब कैसी कर्व पैरेलल आया, नया इक्विलिब्रियम यहां आ गया, तो पहला इक्विलिब्रियम ये था, आहा ये 200 होगा, अब यहां आ गया मतलब इक्विलिब्रियम बढ़ गया। दैट मींस
इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ जाना, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट मेजर्स द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो वी हैव नोटेड दैट अगर इनकम इज मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 20 से बढ़ी है बट कंट्री की इनकम 20 से नहीं बढ़ेगी, पता नहीं कितने गुना ज्यादा से बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी डेल्टा आई 100 से, और कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ गई 500 से। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है 500 अपॉन 100, इसको बोलते हैं 5 गुना, 5 टाइम्स। कैसे एस्टिमेट करा जाता है सर? सर के को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बोलते हैं, जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला है, सर दैट के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर एमपीसी के साथ के की बात करूं तो एक और फॉर्मूला आता है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और एमपीएस का बात करूं तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तो के साथ मेरे पास 3 फॉर्मूला हो गए, दैट के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस एंड के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। सर तो सर अगर हमारे पास वर्किंग आ गई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, आपकी हमें बात समझ आ गई। आप कह रहे हो कि अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, मुझे बात समझ आ गई, बट करके दिखाओ। तो मान लो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी 100 से, अब किसी ने खर्चा किया है तो ऑब्वियसली बात है किसी की तो इनकम होगी, तो उसकी इनकम 100 से बढ़ गई जी। जैसे 100 से इनकम बढ़ी, उसने खर्च किया, कंट्री में एमपी से चल रहा है 0.80, जिसका मतलब होता है इंसान अपनी इनकम का 80% पार्ट खर्च कर देगा। तो जब किसी की इनकम 100 हुई थी, उसने खर्च कर दिया 80, तो सेव कितना किया होगा कुणाल सर? उसने सेव कर लिया होगा 20। अब सर जब उसने खर्च 80 किया तो किसी और की इनकम 80 होगी, तो उसने खर्च कितना किया होगा? 80 का भी 80%, मतलब 64। बाकी सर 16 सर सेव कर लिया। ऐसे करते करते सर आप देख रहे हो अब ये खर्चा कर रहा है, फिर और ये खर्चा। सर इसका मतलब एक बात कंफर्म्ड है, ऑलराउंड है ये, तो ये बात कंफर्म्ड है कुणाल सर कि राउंड टू राउंड बढ़ते रहेंगे। मैं इकट्ठे कैसे निकालूं? इकट्ठे निकालने का एक ही तरीका, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी था, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.80 कर दिया, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.20 हो गया, मतलब k की वैल्यू 5 गुना हो गई। 5 टाइम्स का मतलब हो गया कंट्री में जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी उसका 5 गुना कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, मतलब डेल्टा वाई मेरे पास 500 आ जाएगा। हाँ आ गया। और ये पैसा सेविंग डेल्टा एस मेरे पास 100 आ जाएगा, जितना से राउंड शुरू हुआ था उतना ही पैसा सेव हो जाएगा। तो सर जब डेल्टा वाई 500 है, डेल्टा वाई 500 आ गया, डेल्टा आई आपके पास कुणाल सर 100 आ गया, मतलब आए 500 थे उसमें 100 इन्वेस्ट कर दिए, तो डेल्टा सी कितना हुआ? डेल्टा सी हो गया कुणाल सर 400। ये रहा सर, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, और इसी को राउंड्स में लिखना आया था जी, राउंड्स में लिखते हैं। एक अभी आपने मनी एंड बैंकिंग में मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था, एक इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते हो। ये मल्टीप्लायर प्रोसेस दोनों में से किसी एक चैप्टर में तो आने ही आने हैं जी। सर ऑल फॉर्मूलाज, सर एडी is equals to C plus I, AS is equals to C plus S, AD is equals to AS, C plus I is equals to C plus S, I is equals to S, AS is equals to Y, APC is equals to C upon Y, APS is equals to S upon Y, APC plus APS is equals to 1, MPC is equals to delta C upon delta Y, MPS is equals to delta S upon delta Y, MPC plus MPS is equals to 1, C is equals to C bar plus MPC into Y, S is equals to S bar plus MPS into Y, K is equals to delta Y upon delta I, K is equals to 1 upon 1 minus MPC, K is equals to 1 upon MPS. All formulas of income and employment. ये सारे मेरे पास फॉर्मूलाज हैं बच्चों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, जो आप किसी भी तरीके से किसी मेथड में यूज कर सकते हो, कुछ नया नहीं है। आपको मेरे सामने ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार दिया हुआ है 500, एमपीसी दी 0.8, इन्वेस्टमेंट दिया है 50, नेशनल इनकम निकालना है। शुरू करना चाहिए एडी इज इक्वल्स टू एएस से।
आपके पास एडी क्या होता है सर? एडी है मेरे पास सी प्लस आई, एएस को क्या बोलते हैं? वाई। सर सी को क्या बोलते हैं? सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। सी बार गिवन है सर, ये रहा -100 नहीं 100, एमपीसी 0.80 वाई प्लस आई 50 इज इक्वल्स टू वाई। 100 प्लस 50 150 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 0.80 वाई। तो 150 इज इक्वल्स टू 0.20 वाई। सो वाई इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 0.20। वाई आ जाएगा जी, कंट्री की नेशनल इनकम आप लोगों के सामने आ जाएगी। नेक्स्ट सर मेरे पास दिया हुआ कंजम्पशन फंक्शन, ये रहा, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000 दिया हुआ है सर। इक्विलिब्रियम सेम क्वेश्चन सर, C प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई, इसको एडी बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं। C सर 100 प्लस 0.75 वाई, आई सर 1000 इज इक्वल्स टू वाई सर। 1100 इज इक्वल्स टू 0.25 वाई, वाई इज इक्वल्स टू 1100 डिवाइड बाय 0.25 आ जाएगा वाई। सेम क्वेश्चन सर, बट एस का है सर, एस दिया हुआ है सर और आई दिया हुआ है, ये तो और इजी है सर, आपको तो पता ही है एस इज इक्वल्स टू आई होता है। एस दिया हुआ है सर मुझे -100 प्लस 0.6 वाई, और आई है सर मेरे पास 1100, निकाल लूंगा सर वाई। कंजम्पशन सर, अब ऑब्वियसली बात है सर, जब मेरा वाई आ जाएगा, कितना वाई आएगा जब थोड़ा एक्सपेक्ट करके बताओ। 0.6 वाई इज इक्वल्स टू 1000, तो y इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 0.6, कितना आ जाएगा y? अच्छा, तो आप लोग जब इसमें से y निकाल लेंगे, y आ जाएगा, y इसमें डाल देना, s भी आ जाएगा पूरा, y आ जाएगा, y इसमें डाल देना, s आ जाएगा, y आ गया, सेविंग आ गई, जो बचा हुआ पैसा होगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। इंडियन इकोनॉमी 75% इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, 75% खर्चा हो जाता है कंजम्पशन पे, अर्थात एमपीसी है मेरे पास 0.75 एंड इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा आई मेरे पास है 1000, ये मैंने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय। कैलकुलेट डेल्टा वाई एंड कैलकुलेट डेल्टा सी। जब ऐसे क्वेश्चन देखूं तो समझ आना चाहिए कि मल्टीप्लायर की बात हो रही है। तो k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75, 1/0.25, तो k की वैल्यू होगी 4 गुना, तो k इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी होता है जी। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k की वैल्यू आई है 4, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई आई है 1000, मल्टीप्लाई कर, डेल्टा वाई तेरे पास आ गया 4000। जब कंट्री में डेल्टा वाई 4000 है, उसमें से 1000 अगर इन्वेस्ट कर दिए तो डेल्टा सी अपने आप आ जाएगा 3000 जी। खत्म क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से आते हैं, एक दिन में नहीं आ सकते। इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स इंक्रीज इन, मतलब के की वैल्यू दी हुई है 5। किसी को पता ही नहीं होगा इन्वेस्टर मल्टीप्लाई की डेफिनेशन क्या है, यहां पे क्लियरली बताया के की वैल्यू 5 और कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एमपीसी निकाल। अरे भाई के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, के की वैल्यू 5 गिवन है, एमपीसी आ जाएगा जी। तो ये मेरे पास चैप्टर है बच्चे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर कंजम्पशन के फंक्शन, सेविंग के फंक्शन, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, एडीएस अप्रोच, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड एंड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थैंक यू।